जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे रिजाइन कर चुके हैं फ्रॉम हिज पोस्ट। ये बहुत ही लंबे समय से एक स्टमक इन्फ्लेमेशन बीमारी कोलाइटिस से सफ़र कर रहे थे और फाइनली एट द एज ऑफ 65 उन्होंने ये कहा है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ही कैन नॉट कंटिन्यू टू डू हिज ड्यूटीज़, और ये रिज़ाइन कर रहे हैं फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ऑब्वियसली ये जो न्यूज़ है काफ़ी शॉकिंग थी, काफ़ी सडन थी। हमारे देश के पीएम ने, उसके अलावा यूएस के प्रेसिडेंट, दुनिया भर के लीडर्स ने यहाँ पर यह कहा है कि शिंजो आबे वॉज अ ग्रेट मैन और इनको थॉरोली मिस किया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द ये हेल्थ अपनी रीगेन कर लेंगे। ना मैं ये बात क्लियर कर दूं कि अपकमिंग जो इंडिया जापान का समिट होगा इसमें रुकावट नहीं आएगी, वो समिट बिल्कुल जैसे होना था वैसा होगा। ना इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शिंजो आबे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों थे, इन्होंने इंडिया के लिए क्या क्या किया है और इन द फ्यूचर इनका सक्सेसर कौन हो सकता है। सो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स जिसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी IQ एंड प्रेस द बेल आइकन। और आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पर सर्च करो @धवन सर और ये चैनल ज्वाइन कर लो फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो आई अपलोड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जापान में आज के समय जो पार्टी पावर में है ये है LDP, मतलब कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, और इसके प्रेसिडेंट है शिंजो आबे। और रिसेंटली इन्होंने इस्तीफा दिया है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ जापान प्राइम मिनिस्टर। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि इस्तीफे के बाद भी ही हैज़ नाउ बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। इनका जो टेन्योर है सबसे पहले शुरू हुआ था 2007 में और 1 साल के बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया था क्योंकि उस टाइम भी इनको इलनेस की बीमारी थी। सो बिकॉज ऑफ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज इन्होंने 2008 में भी रिजाइन किया था। फिर उसके बाद ये पावर में आए थे 2012 में और 2012 से लेकर 2020 तक ये पावर में है। उम्मीद की जा रही थी कि 2021 के बाद जो चुनाव होंगे वहां पर भी इनकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की ही जीत होगी, मगर इन्होंने अपनी टर्म खत्म होने से पहले ही रिजाइन कर दिया है। ना इनके बारे में मैं आपको ये बताऊं, ये एक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते हैं। इनके जो ग्रैंडफादर थे नोबुसुके, ये जापान के प्राइम मिनिस्टर थे बिटवीन 1957 टू 1960, और जो इनके फादर थे शिंटारो आबे, ये विदेश मंत्री थे जापान के बिटवीन 1982 टू 1986, और इनके एक अंकल भी थे आइसाकु साटो, ये भी बहुत ही लंबे समय तक जापान के प्राइम मिनिस्टर रहे थे बिटवीन 1964 टू 1972, और रिसेंटली इन्होंने अपने अंकल का ही रिकॉर्ड तोड़ा है टू बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। नाउ शिंजो आबे की अगर हम बात करें रिगार्डिंग इंडिया, क्योंकि हम इंडियन पर्सपेक्टिव से यहाँ पे देखेंगे उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप को, तो सबसे पहले इन्होंने इंडिया को विजिट किया था 2007 में और उस वक्त इन्होंने इंडियन पार्लियामेंट को एड्रेस भी किया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने अपने पूरे टेन्योर में सबसे ज्यादा बार इंडिया को विजिट किया है कंपेयर टू एनी प्रीवियस जापानीज प्राइम मिनिस्टर। इनकी जो विदेश नीति थी उसमें इंडिया का काफी सेंट्रल रोल था। और मैं आपको ये बता दूं कि ये कितने विजनरी लीडर थे कि इन्होंने 2007 में ही क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की नींव रख दी थी। जी हाँ, जो हम आज के टाइम में बात करते हैं क्वाड ग्रुप की बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, USA, इसकी नींव रखी थी शिंजो आबे ने। इन्होंने सबसे पहले आइडिया पिच किया कि ये जो 4 देश है इनको इकट्ठा आना चाहिए फॉर अ सिक्योरिटी डायलॉग। और इतना ही नहीं है, आज के समय हम लोग एशिया पैसिफिक नहीं कहते, हम लोग इंडो पैसिफिक कहते हैं। इसके पीछे भी शिंजो आबे की विजन थी। इन्होंने अगस्त 2007 में एक स्पीच दिया था इंडिया में, जहां पे इन्होंने ये शब्द यूज किए थे, कॉन्फ्लुएंस ऑफ द 2 सीज, और इन्होंने बात करी कि किस तरीके से पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन को जोड़ के देखना चाहिए फ्रॉम अ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू। और इनके इस स्पीच के बाद से बहुत सारे राइटर्स, एनालिस्ट ने जो इंडो पैसिफिक टर्म है ये यूज करनी स्टार्ट कर दी, जो बाद में US गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने भी अडॉप्ट करी। और 2014 में शिंजो आबे पहले जापानीज प्राइम मिनिस्टर बने जो चीफ गेस्ट थे एट इंडियाज रिपब्लिक डे परेड। यहाँ पे आप देख पाएंगे उस वक्त हमारे देश के PM थे मनमोहन सिंह जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2014 की फोटो है। और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी पावर में आए तब इंडिया जापान के रिलेशंस और भी एलिवेट हुए। PM मोदी ने साउथ एशिया के बाहर जो पहली कंट्री विजिट करी थी फॉर हिज बायलैटरल टूर, वो थी जापान। और इस विजिट में इंडिया और जापान ने एग्री किया कि अपना जो बायलैटरल रिलेशनशिप है इसको अपग्रेड किया जाएगा टू स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। साथ ही साथ इस विजिट में ये भी बात स्टार्ट हो गई थी कि इंडिया और जापान बहुत ही जल्द एक न्यूक्लियर डील भी साइन करेंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया के साथ न्यूक्लियर पैक्ट साइन करना जापान के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था, क्योंकि इंडिया ने NPT को साइन नहीं किया, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को। तो जापान का जो संविधान है ये इनको अलाउ नहीं कर रहा था
टू डू बिजनेस विद इंडिया रिगार्डिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। मगर शिंजो आबे के एफर्ट के बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज है जापान में ये इकट्ठा आई और जापान और इंडिया ने 2016 में इंडिया जापान न्यूक्लियर पैक्ट भी साइन किया, जिसकी वजह से हम आज के समय देख रहे हैं कि फ्रांस भी इन्वेस्ट कर रहा है इन इंडिया इन न्यूक्लियर प्लांट्स। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि जो बहुत सारी फ्रेंच कंपनीज हैं दैट डील इन न्यूक्लियर पावर, उनमें जापानीज इन्वेस्टमेंट भी है। तो यहाँ पर जापान का सहमत होना इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया फ्रांस रिलेशंस एज वेल। और इस सब के अलावा अंडर शिंजो आबे इंडिया जापान ने $75 बिलियन का एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया और साथ ही साथ शिंजो आबे ने नींव रखी थी ऑफ ACSA एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट की, जो बहुत ही जल्द इंडिया और जापान साइन करेंगे। इसके अंडर क्या होगा कि इंडियन नेवी को एक्सेस मिलेगा जापानीज मिलिट्री बेस का इन जिबूती और जापान को एक्सेस मिलेगा टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है यहाँ पे जापान, ये है इंडिया और यहाँ पर एक छोटा सा देश है जिबूती। यहाँ पर जापान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है, तो इंडिया को इस मिलिट्री बेस का प्रॉपर एक्सेस मिलेगा और जापान को मिलेगा यहाँ पर एक्सेस अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का। सो मैं कहूँगा कि शिंजो आबे ने बहुत ही अच्छा काम किया है इन हिज टेन्योर और इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये स्ट्रेंथन करेगा इंडिया जापान रिलेशंस को। नाउ इनके बाद कौन बन सकता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? यहाँ पे बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। इनमें से एक नाम है तारो कोनो। मैं आपको बता दूं कि रक्षा मंत्री है जापान के और बहुत ही अग्रेसिव इनकी विचारधारा है। माना जाता है कि अगर ये PM बन जाते हैं जापान के तो मोस्ट प्रॉब्ली सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये मानते हैं कि जापानीज मिलिट्री को कंप्लीटली कंट्रोल करना चाहिए सेनकाकू आइलैंड्स को, और अगर चाइनीज शिप्स वहाँ पे आती हैं तो अग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो ये माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव PM बनेंगे टुवर्ड्स चाइना अगर ये बनते हैं तो। बाकी कई लोगों के नाम यहाँ पे आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल तारो आसो, ये 79 ईयर्स के हैं और माना जाता है कि बहुत करीब हैं टू शिंजो आबे। फिर एक और इनके लीडर हैं शिगुरु इशाबा, पॉसिबिलिटी है कि ये भी PM बन सकते हैं। अभी के लिए देखो जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी है ये सितंबर महीने तक डिसाइड करेगी कि इनका सक्सेसर कौन होगा, तो बहुत ही जल्द हमको पता लग जाएगा। और जो भी इनका सक्सेसर होगा मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया उनकी फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत ही सेंट्रल रोल निभाएगा। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।